Hello students, how are you? Today I will teach you solution of system of linear equations using inverse of a matrix. इसके लिए कंसीडर करते हैं आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन का ये a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1 और ये सेकेंड और ये थर्ड वाली जो लाइन है, तो ये हमारे पास तीन लीनियर इक्वेशंस हैं। ये तीनों का एक सिस्टम है। इस सिस्टम को हमें सॉल्व करना है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है हमें। तो इसके लिए हम तीन इसमें जो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं इससे एक मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ये कैपिटल ए जो मैट्रिक्स है ये होती है हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स। उसके बाद कैपिटल एक्स एक मैट्रिक्स होती है, उसको हम बनाते हैं वेरिएबल से। और वेरिएबल्स क्या है यहाँ पर, ये एक्स वाई और जेड ये वेरिएबल्स होते हैं। तो इससे हमारी बनती है कैपिटल एक्स मैट्रिक्स। उसके बाद है लास्ट में कैपिटल बी। तो कैपिटल बी ये जो राइट साइड की जो वैल्यूज बची हैं, यहां पर हमने कोफिशिएंट से एक मैट्रिक्स बना दी, वेरिएबल से एक मैट्रिक्स बना दी। लास्ट में क्या बचा, ये जो कांस्टेंट नंबर लिखे होंगे ये कांस्टेंट नंबर, इससे हम कैपिटल बी बना सकते हैं। ये कैपिटल बी मैट्रिक्स है। देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज ए एक्स और बी। अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो वापस यही आ जाएगा। तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं ए एक्स इक्वल्स टू बी। ये लिखा है कैपिटल ए की वैल्यू है, ये कैपिटल एक्स की वैल्यू और ये कैपिटल बी की वैल्यू है। यानी हमारा जो अब हमें मिला है वो ए एक्स इक्वल्स टू बी है। अब इसमें क्या, अगर हमें इनवर्स मैट्रिक्स से सॉल्व करना है तो दोनों साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों साइड में। तो यह है ए इनवर्स इंटू ए। ए इनवर्स ए इंटू क्या होता है, आई होता है। और अगर आई के मल्टीप्लाई एक्स में करें आइडेंटिटी की तो एक्स ही आएगा, क्योंकि आई होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सपोज करो अगर 1 की मल्टीप्लाई 5 में करें तो क्या आएगा 5। तो यही प्रोसीजर है कि अगर आई की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो क्या आएगा एक्स। एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। तो हमें क्या करना होगा, इस एक्स इक्वल्स टू बी के डायरेक्ट बाद ये लाइन में आना है सीधा, बीच के स्टेप्स की कोई नीड नहीं होगी। इस लाइन के जस्ट बाद हम लास्ट लाइन पे आएंगे। दिस मैट्रिक्स इक्वेशन प्रोवाइड्स यूनिक सॉल्यूशन फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक। यानी इस मेथड से हम एक यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। और दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नोन एज मैट्रिक्स मेथड। ये मैट्रिक्स मेथड होगा। नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए ये होता है 10th क्लास में भी था कि जिनके सॉल्यूशंस होते हैं, एक से ज्यादा सॉल्यूशन होते हैं, वो कंसिस्टेंट होंगे। और जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन, तो वो होते हैं इनकंसिस्टेंट। तो सेम प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चलेंगे। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब वो सॉल्यूशन 1 और मोर, मतलब सॉल्यूशन होना चाहिए, चाहे सॉल्यूशन एक हो या एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो। तो इसके लिए दो अलग अलग कंडीशन है। अगर कंसिस्टेंट चेक करना है तो दो अलग कंडीशन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ए को फाइंड करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू डज नॉट इक्वल 0 है तो हम कह देंगे कंसिस्टेंट है। और सपोज किया है कि अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 आ जाती है तो उसके जस्ट बाद हमें एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। और ये वैल्यू भी अगर 0 आ गई तब भी सॉल्यूशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, तब भी हम इसको कंसिस्टेंट बोलेंगे। अच्छा, पहली कंडीशन में तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, सेकंड कंडीशन में मैनी सॉल्यूशन, यानी एक से ज्यादा सॉल्यूशंस होंगे। तो जब भी अगर बात करें कि कंसिस्टेंट सिस्टम की, तो हमें डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर ये 0 डज नॉट इक्वल 0 आती है तो कंसिस्टेंट होगा। अगर बाई चांस ये वैल्यू इक्वल्स टू 0 आती है तो एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू को फाइंड करते हैं। और ये भी अगर 0 आ गया तब भी कंसिस्टेंट होगा। नेक्स्ट है इनकंसिस्टेंट। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर इसका सॉल्यूशन कोई सॉल्यूशन नहीं है तो होगा इनकंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन है तब कंसिस्टेंट और सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। इसके लिए एक ही कंडीशन है जो हमने यहां किया था कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू को 0 लिया। अगर स्टार्टिंग में डज नॉट इक्वल आता है तो पहले ही हो जाएगा कंसिस्टेंट। अगर सपोज किया ये 0 आ जाती है और इस वैल्यू को फाइंड किया एडजॉइंट ए इंटू बी और ये डज नॉट इक्वल 0 आती है तब होगा इनकंसिस्टेंट। तो इन तीनों कंडीशन को ध्यान रखना है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए 0 निकालेंगे, अगर 0 नहीं आता है तो कंसिस्टेंट,
अगर 0 आता है तो सेकंड वैल्यू को निकालेंगे, और ये भी 0 आ जाए तब भी कंसिस्टेंट। और अगर इसके बाद डिटरमिनेंट ए भी 0 आता है और एडजॉइंट ए इंटू बी डस नॉट इक्वल 0 आता है, तब ये होगा इनकंसिस्टेंट। अब इसके बाद नाउ आई विल सॉल्व एक्सरसाइज 4.6। Examine the consistency of the system of equations in question number 1 to 6। सो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 में हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है। अब कंसिस्टेंसी दो टाइप की होगी, या तो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट। तो इसके लिए अभी हमने सबसे पहले क्या किया था, ये हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पहली है x प्लस 2y इक्वल्स टू 2 एंड 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 3। लेट, तो अब हमने इसको कंसीडर कर लिया। पहले मैट्रिक्स ए कंसीडर की, ए होती है हमारी कॉफिशिएंट मैट्रिक्स। तो यहाँ एक्स वाई के जो कॉफिशिएंट्स हैं हमने वो नोट किए हैं। जो कैपिटल एक्स मैट्रिक्स होती है वो होती है हमारी वेरिएबल मैट्रिक्स, तो एक्स वाई हो गए। और लास्ट बी होती है हमारी जो राइट हैंड साइड की वैल्यूज होती हैं, ये कांस्टेंट नंबर, ये लिखी है हमने। इसकी जस्ट बाद हमें डिटरमिनेंट ए की वैल्यू फाइंड करनी है। डिटरमिनेंट ए तो ये होता है 1 2 2 3। इसको सॉल्व करेंगे, ये होगा 3 माइनस 4 इक्वल्स टू -1 विच इज डस नॉट इक्वल 0। और कंसिस्टेंट की सबसे पहली कंडीशन ही हमने ये देखी थी कि अगर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू डस नॉट इक्वल 0 आती है तो हम उसको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज कंसिस्टेंट। सो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया है सेम प्रोसीजर क्वेश्चन नंबर 2 में है। अब क्वेश्चन नंबर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम चेक करते हैं कि मोड डिटरमिनेंट ए की वैल्यू डज नॉट इक्वल 0 है, तो वहां भी कंसिस्टेंट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 8। तो इनको फिर से कंसीडर कर लेंगे। कैपिटल ए ये 1 3 2 6 कॉफिशिएंट मैट्रिक्स होगी, कैपिटल एक्स हमारी वेरिएबल मैट्रिक्स हो जाएगी, और जो कैपिटल बी है ये हमारी राइट हैंड साइड की वैल्यूज लिखी। सबसे पहले हमें चेक करना है इसमें कंसिस्टेंसी को। तो कंसिस्टेंसी के लिए डिटरमिनेंट ए की वैल्यू फाइंड की, और वो हमारी क्या आती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 6 0। यानी जब ये 0 आ गई तो इसके बाद हमें एडजॉइंट ए डॉट बी निकालना है, एडजॉइंट ए इंटू बी। तो एडजॉइंट निकालने के लिए एक डायरेक्ट मेथड बताया था एडजॉइंट निकालने का, लेकिन बस 2 ऑर्डर के लिए है। वो क्या था कि इन दोनों के प्लेसेस को तो इंटरचेंज कर देंगे, ये होगा 6 1, और इन दोनों के प्लेसेस पर क्या आएगा, माइनस साइन अप्लाई कर देंगे इन दोनों के प्लेसेस पर। तो वो क्या होंगे प्लेसेस पर, ये आएगा हमारा -2 और -3। इसके बाद जो फाइंड करना था वो था एडजॉइंट ए इंटू बी, इसकी वैल्यू को फाइंड करना था। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू तो ये है 6 -3 -2 एंड 1। मल्टीप्लाई किससे करना है, बी से। तो इसके लिए पहले ऑर्डर चेक करते हैं। ऑर्डर क्या होगा इसका होगा 2 क्रॉस 2, और इसका कितना होगा 1 2, और रो कॉलम कितना है 1। तो फर्स्ट का कॉलम और सेकेंड की रो ये इक्वल होना चाहिए, और जो फाइनल आंसर आएगा वो भी 2 ऑर्डर में आएगा। अब चेक करते हैं कि क्या आएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 6 5 जा 30 और 3 8 जा -24। इसको किया आप सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, 2 5 जा 10 और 8 1 जा 8। क्या आया ये आ जाएगा यहाँ पर 6, ये आएगा -2। तो ये डज नॉट इक्वल 0। यानी जो पहली वैल्यू हमने फाइंड की थी, पहली वैल्यू डिटरमिनेंट ए की वैल्यू तो 0 आ गई, लेकिन जो एडजॉइंट ए इंटू बी है वो डज नॉट इक्वल 0 आया। तो इस हिसाब से क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगी इनकंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सेम प्रोसीजर है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक चीज देखना है, यहां लिखा है 3x - y ये इक्वल्स टू 2z लिखा है, तो हो सकता है यहाँ प्लस या माइनस होगा। और जो क्वेश्चन नंबर 5 में ये नीचे लिखा है 2y - z, यानी यहाँ पर होगा माइनस। यह लिखा है 2y - z,
तो x यहाँ पर नहीं है, यानी x का कोफिशिएंट 0 है, तो x की प्लेस जो कोफिशिएंट है उसको हम 0 लेंगे। नेक्स्ट लिखा है 3x माइनस 5y, तो z यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर हमें z का कोफिशिएंट क्या लेंगे 0। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 सॉल्व हो सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए लिखा है कि सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, 7x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। सेम प्रोसीजर, इसके लिए पहले मैं कैपिटल A, कैपिटल X और कैपिटल B को कंसीडर कर लिया। इसके जस्ट बाद हमने डिटर्मिनेंट A की वैल्यू को फाइंड किया, और डिटर्मिनेंट A की वैल्यू हमारी आती है 1, विच इज डज नॉट इक्वल 0। तो यहीं से क्लियर हो जाएगा कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो जब डिटर्मिनेंट A की वैल्यू डज नॉट इक्वल 0 आती है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से, और मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करने के लिए हमें पहले A इनवर्स को फाइंड करना पड़ेगा, A इनवर्स को, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है लास्ट में, फाइनली फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू A इनवर्स B। तो हमें A इनवर्स फाइंड करना है। A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। अब एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए या तो डायरेक्ट मेथड यूज कर लें या लॉन्ग मेथड। मैं इस क्वेश्चन में लॉन्ग मेथड यूज करता हूँ। यहाँ पर कोफैक्टर्स ऑफ A। अब कोफैक्टर्स ऑफ A क्या होंगे, यहाँ पर A11, A12, A21, A22। इस पे साइन कैसे अप्लाई करते हैं, प्लस माइनस, माइनस और प्लस। अब चेक करते हैं, यहाँ पर यह है A11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को लेफ्ट करेंगे, क्या आएगा 3, और A12 के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को लेफ्ट किया, क्या आया 7। उसके बाद A21 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या आएगा 2, और 22 मीन्स सेकंड रो सेकंड कॉलम लेफ्ट किया, क्या आएगा 5। ये आ गए कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स के बाद एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट A होता है, ये कोफैक्टर्स हैं A11, A12, A21, A22। ट्रांसपोज, यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे 3, -7, -2, 5। ट्रांसपोज, सो एडजॉइंट A इक्वल्स टू, अब ट्रांसपोज के लिए क्या होगा, जो रो है वो क्या बन जाएगी कॉलम, 3 - 7, और जो सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम। हम इसको डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते थे, जैसे इन दोनों की तो प्लेसेस चेंज होते हैं, तो प्लेसेस चेंज होंगे 3, 5 हो जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज होते हैं, तो ये हमारे यहाँ पर इन दोनों के साइन चेंज कर दिए हैं। तो इस तरह से डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ 2 ऑर्डर के लिए होता है, 3 ऑर्डर के लिए नहीं। अब एडजॉइंट A निकालने के बाद हमें फाइंड करना होगा A इनवर्स। A इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। अब ये मेथड ने इसलिए यूज किया है कोफैक्टर्स को फाइंड करना है, क्योंकि 3 ऑर्डर के लिए 3 क्रॉस 3 के लिए हमें कोफैक्टर्स ही फाइंड करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से कर रहा हूं। अब यहाँ डिटर्मिनेंट A की वैल्यू कितनी है 1, और एडजॉइंट A क्या आया है अभी हमारा 3, -2, -7, 5। तो फाइनली जो इनवर्स आया है वह 3, -2, -7 एंड 5, ये आया है A इनवर्स। अब मैट्रिक्स थी हमारी वहां पर, लेट AX इक्वल्स टू B। तो जब A इनवर्स से मल्टीप्लाई की थी तो फाइनली क्या आया था, X इक्वल्स टू A इनवर्स B। बस यहां पर हमें वैल्यूज को पुट कर देना है, X की, A इनवर्स की और B की, इनकी वैल्यूज को पुट करना। अब वैल्यूज पुट करने के बाद ये मल्टीप्लाई करेंगे यहां से फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 3 4 जा 12, 5 2 जा 10। इसके आगे तो मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि नेक्स्ट कॉलम है ही नहीं। अब जो सेकेंड रो है उसको फर्स्ट कॉलम से ये होगा, 7 4 जा 28 और 5 5 जा 25। ये आएगा 2 एंड -3। यहाँ है x और y। अब इनको कंपेयर कर लेंगे, जैसे ही कंपेयर करेंगे हमारी फाइनली वैल्यूज आ जाएंगी, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू -3। ये है फाइनली आंसर। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसी प्रोसीजर में क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10
क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 ये सेम इसी प्रोसीजर में हम सॉल्व कर सकते हैं। अब चाहे ये 2 ऑर्डर में हो या 3 ऑर्डर में हो, सेम यही प्रोसीजर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में भी यही है, एक मैट्रिक्स हमें पहले से गिवन है, फाइंड ए इनवर्स। तो हम इस मैट्रिक्स को सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड कर लेंगे। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ए क्या वैल्यू आएगी, उसके बाद ए के कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। कोफैक्टर्स के बाद उसका एडजॉइंट बनाएंगे और तब फॉर्मूला लगाएंगे ए इनवर्स का। ए इनवर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। इसके बाद बोला है कि यूजिंग ए इनवर्स सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी ए इनवर्स हमने पहले ही फाइंड कर लिया है, अब हमें इसको आगे सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए जो हमारा इस मैट्रिक्स से कैपिटल ए बनेगा, ये 2 - 3 5 ये लिखा है 2 - 3 5, इसके कोफिशिएंट है 2 3 2 - 4, ये पहले ही बना है 3 2 - 4, और यहाँ 1 1 - 2 तो 1 1 - 2, मतलब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनती है वो पहले ही बना दी गई है, और इससे हम पहले ही ए इनवर्स को फाइंड कर लेंगे, 2 बार फाइंड नहीं करना है। और इसके बाद जस्ट बाद हमें लास्ट की लाइन होती है x = ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स हमने यहां से निकाल दिया है और बी हमारे पास यहां से होगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg wheat and 2 kg rice is 60 rupees, and the cost of 2 kg onion, 4 kg wheat and 6 kg rice is 90 rupees, and the cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is 70 rupees. Now find the cost of each item per kg by matrix method. ये भी सिंपल है, इसमें 3 अलग अलग थिंग्स हैं, ये ऑनियन है, वीट है और राइस है। तो इनकी पर केजी की कॉस्ट को हम x, y और z कंसीडर कर लेंगे, तो हमारी 3 अलग अलग इक्वेशंस बनेंगी। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने कंसीडर कर लिया कॉस्ट ऑफ 1 kg अनियन, 1 kg वीट और 1 kg राइस भी x, y, z ये कंसीडर कर लिए हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बनेगी, इसने बोला 4 kg अनियन, 3 kg वीट और 2 kg राइस। तो हम सिंपल सी इक्वेशंस को कंसीडर कर लेंगे, यानी 4x और 3 kg वीट है तो 3y, 2 kg राइस है तो 2z, और कितने रुपए गया टोटल 60 रुपीज। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ 2 kg अनियन, तो ये हो जाएगा 2x, 4 kg वीट है तो 4y और 6 kg राइस है तो 6z = 90। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ 6 kg अनियन, तो 6x, 2 kg वीट तो 2y और 3 kg राइस तो 3z = 70 रुपीज। तो ये 3 इक्वेशंस बनी है सिस्टम लीनियर इक्वेशन। इन तीनों को भी ऐसे ही सोल्व करना है जैसे अभी क्वेश्चन सोल्व किए थे।